आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज मेरे साथ तकरार में मौजूद हैं मशरकी उत्तर प्रदेश का एक जाना माना चेहरा, एक सियासी खानदान जो कई वजहों से हमेशा चर्चा में रहा। उनकी सियासी जमींदारी कही एक तरह से मशरकी उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। मेरा मुराद है अफजाल अंसारी साहब से। अफजाल अंसारी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, सुपुत्र अंसारी के छोटे भाई हैं और गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। हालांकि इस बार वो बलिया से चुनाव हार गए हैं। आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे अफजाल साहब कि आपको कैसे पुकारा जाए, एक दबंग के नाते, एक दबंग सियासतदान के तौर पे, या एक वो सियासतदान जिसे गलत तौर पे दो लोगों के सामने पेश किया गया? देखिए, आमतौर से मीडिया से जुड़े हुए लोग खुद ही चुन लेते हैं अलकाब, किसके लिए क्या लगाया जाए। मेरा जो किरदार है और मेरी जो सियासी जिंदगी है उसमें कहीं ये गुंजाइश नहीं कि मुझे दबंग कहा जाए, लेकिन बेहतर लगता है कुछ लोगों को तो वो कह लेते हैं। मुझे उसमें एतराज भी नहीं, क्योंकि अगर किसी कमजोर को उसका हक दिलाने के लिए किसी सरकश इंसान के सामने खड़े होकर के उसके हक की बात कही जाए तो इसको अगर कोई अपनी जुबान में जो अलकाब से नवाजे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि अफजाल अंसारी के बारे में कहा जाता है। पूरे आपकी जो फैमिली है, हालांकि इतनी सियासी फैमिली है, जंग आज़ादी से आप लोगों का खानदान जुड़ा रहा, लेकिन उसके बावजूद अगर मुख्तार अंसारी की बात होती है तो ये कहा जाता है मुख्तार अंसारी साहब दबंग हैं, और भी बहुत कुछ कहा जाता है। अफजाल अंसारी उसी जुमरे में आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लस ये कि आप लोगों के ऊपर जिस तरह से मुकदमेबाजी है, कत्ल गारत में आप लोगों के नाम आते हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया अगर कहती है या लोग कहते हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। देखिए, मैं इसको थोड़ा साफ करना चाहूंगा, आपकी जानकारी में देना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी के लिए जो लगातार खास तौर से हमारे हिंदी चैनलों के मीडिया के हजरात उनकी छवि को बिगाड़कर प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, उसके पीछे वजह यह है कि मुख्तार अंसारी उम्र में तो हमसे 10 साल छोटे हैं, लेकिन जब वो एक तालिब इल्म की हैसियत से तालीम हासिल कर रहे थे तो उन्हीं दिनों कॉलेज से ही उन्होंने सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था और बड़ी बड़ी नाम निहाद उन पार्टियों को, जिन्हें ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि उनके टिकट ही किसी की सियासत में पहचान बनाते हैं, किसी को एमएलए, एमपी या एमएलसी बनाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जो उनकी परवाह किए बगैर भी अवाम के बीच में अपनी किस्मत आजमाने आए, अवाम का इतना प्यार मिले कि उन बड़ी सियासी जमातों को भी दरकिनार करके बार बार 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको जिता करके वो असेंबली में भेजे, तो फिर जाहिर सी बात है, या तो उसे माना जाएगा कि वो बहुत मकबूल है, और या तो यह माना जाएगा कि ये इलेक्शन कमीशन, ये सरकारें, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। आजकल कोई ये नहीं कह सकता कि अब कोई बूथ कैप्चर करके, जबरदस्ती करके कहीं इलेक्शन जीत सकता है। मुख्तार अंसारी तो 3 बार से कैद खाने में बंद है और लगातार इलेक्शन। दबदबा उनका इतना है कि अंदर रह के जीत जाते हैं। आप दबदबा कहिए या उसको कहिए कि किसी के दिल में जगह इतनी है उसकी। नहीं, आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है। आप जो कह रहे हैं कि लोगों के दिल में, जाहिर सी बात है, एक बार दबदबे से जीत सकते हैं, 2 बार जीत सकते हैं, लेकिन बार बार जिस तरह का सियासी असर आप लोगों का है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम तो जरूर किए होंगे जिसकी वजह से ये है। लेकिन ये बताइए कि जब आपने काम भी किया है, आप खुद कह रहे हैं मकबूल भी हैं, तो फिर ऐसी क्या सूरत हाल होती है कि हमेशा आप लोगों का नाम केस मुकदमे में आ जाता है? देखिए, मैं सन 80 से सियासत में सरगर्म हूं और आपकी दुआ से 5 बार मैं भी विधायक का इलेक्शन लड़ा हूं और जीता हूं। और ये भी मैं जाहिर कर दूं आपसे कि हम उस इंतखाबी हलके से चुनाव लड़ते हैं जहां हम अपनी कौम और अपनी जात के बल पर कोई सियासत नहीं कर सकते। मैंने सियासत की शुरुआत लाल परचम कम्युनिस्ट पार्टी और सरजू पांडे के एक नेतृत्व में शुरू की थी।
और हमेशा से गरीब तबके के लोगों को, कमजोर लोगों को उनकी मदद करना, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ना, ये हमारा तरीका रहा है। हमारा ये मानना है कि सियासत, आज जब जमहूरियत का निजाम है इस मुल्क में, तो जो इक़्तिदार में है, जिसके पास सियासी ताकत है, वो अच्छे लोग होने चाहिए बस। और गंदे लोगों के हाथ में अगर इक़्तिदार है, सियासत गंदे की लोगों से ताकत मुराद है। क्या है आपकी? गंदे लोगों की परिभाषा और पैमाना अपने अपने तरीके से लोग नापते हैं। हजारों लोगों के कत्ल का कोई जिम्मेदार होगा तो उसे एक दिन की सजा दी जाएगी, क्या कि ये प्रतीकात्मक है, वो गंदा नहीं हो सकता। मुराद किससे? वो आज भी महामहिम कल्याण सिंह से इस मुल्क में इतना बड़ा फसाद कराया और हजारों छोटे बड़े दंगे हुए, लोग कत्ल किए गए, हिंदुस्तान के संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस शख्स ने विधानसभा में एतबार दिलाया, उसकी पार्टी के लोगों ने लोकसभा में अवाम को एतबार दिलाया, नुमाइंदों को एतबार दिलाया, दुनिया को एतबार दिलाया, और सबके साथ धोखा करके। और जुडिशियली का एक वहां मौजूद है रिसीवर, उसकी मौजूदगी में सब कुछ तार तार कर दिया और उस शख्स को माना गया दोषी। एक लफ्ज है दोषी जी। और दोषी को सजा 24 घंटे की। और आज फिर वो महामहिम। हम लोगों ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारे नाना थे ब्रिगेडियर उस्मान। रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन, तो बातचीत करेंगे मुख्तार अंसारी साहब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, उनके हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। लेते हैं एक ब्रेक। मुख्तार अंसारी साहब वो बता रहे थे कि वो खानदान जिससे इनका ताल्लुक है, मुख्तार अंसारी साहब का, जो ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, जिनके घर पे दरियागंज में कांग्रेस के बड़े नेता, यहां तक कि महात्मा गांधी भी बैठते थे। ये तारीख का हिस्सा है, ये कोई गलत बयानी नहीं कर रहे हैं, ये सारी दुनिया जानती है। उसी तरह से ब्रिगेडियर उस्मान भी एक वो नाम जिसको आज भी अदब और एहतराम से देखा जाता है, उस खानवादे से इनका ताल्लुक है। तो फिर इनके ऊपर इस तरह के जो इल्जाम लगते हैं वो कहीं ना कहीं सियासी हैं, उसमें कोई दम नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे अफजाल अंसारी साहब कि मुख्तार साहब के बारे में आपने बताया कि आपके परदादा होते थे, लेकिन ये कि ब्रिगेडियर उस्मान साहब से आपका क्या रिश्ता है? वो हमारे नाना हैं और उनकी तारीख हमसे ज्यादा आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन आपके जरिए मैं ये बताना चाहता हूं कि जब इस मुल्क की बदकिस्मती थी कि अंग्रेजों की साजिश कामयाब हुई और मुल्क की तकसीम हुई, उन दिनों ब्रिगेडियर उस्मान इंग्लैंड में थे। मुल्क के बंटवारे की उस तारीख पर जब वो लौट के आए तो उन्हें बताया गया, वो बलोच रेजिमेंट में थे, पोस्टेड थे, पहले से थे। बताया गया कि आप बलोच रेजिमेंट और पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कीजिए। और पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया कि पाकिस्तान आर्मी ब्रिगेडियर उस्मान तुम्हें अपने जनरल की हैसियत से तस्लीम करने को तैयार है। लेकिन उसके बाद मना कर दिया, उन्होंने इसे रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा ये मेरी मादर वतन है और मैं हिंदुस्तान के साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन आर्मी को और एक बहुत सख्त इम्तहान था। अब एक हकीकत है जो न मीडिया बताना चाहती है, न हिंदुस्तान के रहनुमा बताना चाहते हैं, न पाकिस्तान बताना चाहता है, न दुनिया समझना चाहती है। कश्मीर एक ऐसा इशू है, कश्मीर एक ऐसा सवाल है जिसकी सच्चाई को आज के नई जनरेशन को नहीं बताया गया। बिल्कुल, उनको कोई वाकिफ नहीं। क्या है कश्मीर? वो न हिंदुस्तान की जागीर है न पाकिस्तान की जागीर। जब पार्टीशन हुआ तो कश्मीर अपनी एक अलग रियासत थी। राजा हरि सिंह वहां का राजा था। वैसे तो 372 रियासतें। नहीं, छोड़िए उस सवाल को छोड़िए। एक अकेली वो रियासत, उसको किसी को नहीं दिया था अंग्रेजों ने। महात्मा गांधी कश्मीर में गए और उन्होंने चाहा कि कश्मीर के राजा हरि सिंह को इसके लिए सहमत करें कि वो हमारे साथ आए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे बेहतर रिश्ता रखेंगे लेकिन हम आपके साथ नहीं, आजाद होंगे। बाद में उन्हीं हरि सिंह ने बाद में कब आए, किस डेट में आए, हम बताते हैं आपको। क्यों आए ये भी हम बताते हैं आपको। बाद में इसलिए आए कि कबायलियों ने दिसंबर में ही अटैक कर दिया और पाकिस्तान आर्मी ने सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी और कबायली ये अटैक हुआ और पहली सेना जो भारत की कश्मीर भेजी गई, उस सेना का नेतृत्व मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमारे नाना ब्रिगेडियर उस्मान ने किया। और वो झांगर की घाटी
जिस पर कब्जा हो चुका था, उन कबायलियों का, पाकिस्तान के उन फौजियों का, वापस लड़ाई में फिर से उसे हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया। वो नौशेरा बॉर्डर, वो घाटी जो पाकिस्तान कब्जा करने के लिए अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था, और जबरदस्त मुकाबला हुआ। इंडियन आर्मी के एक लीडर की हैसियत से अपने हौसले के साथ ब्रिगेडियर उस्मान वहां लड़े, नौशेरा बॉर्डर को फिर हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया। और उसी लड़ाई में 3 जुलाई सन 1948 को उसी सरहद पर वो शहीद हुए। उस दौर में जब खतरा पैदा हो गया था राजा हरि सिंह की रियासत को, तब राजा हरि सिंह इंडिया आए थे हमारे वजीर आजम के पास कि हमारी मदद कीजिए, फौजें भेजिए। फौजें कैसे जा सकती थी दूसरी रियासत, दूसरे मुल्क की? तब ये समझौता हुआ, जिस 370 का आप जिक्र करते हैं, ये तब समझौता हुआ कि पहले आप कश्मीर को हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग तस्लीम कीजिए, तब जाकर के ये फौज गई। और जो फौज गई वो उसकी क़यादत ब्रिगेडियर उस्मान कर रहे थे, जो वहां शहीद हुए। और आज भी इंडिया गेट पे हर 3 जुलाई को हमारे देश के सेना के तीनों जनरल और हमारे देश के रक्षा मंत्री सैल्यूट करते हैं उनकी शहादत को। आज भी यहीं दिल्ली में दफन है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भी, और यहीं दिल्ली में दफन है ब्रिगेडियर उस्मान भी। मेरे वालिद मोहतरम यहीं दिल्ली में रहते थे, डॉक्टर अंसारी की कोठी में, सुभानुल्लाह अंसारी उनका नाम था, और यहीं सेंट स्टेफेंस कॉलेज में वो पढ़ते थे। एक इतिहास है हमारा देश की आजादी की लड़ाई में अपने किरदार निभाने का, देश की सीमाओं की हिफाजत में अपनी कुर्बानी देने का। क्या हमें हक हासिल नहीं कि हम सियासत में भी सरगर्म सियासी हैसियत की हैसियत से? लेकिन यही तनाज़ा है कि लोग ये समझते हैं कि ब्रिगेडियर उस्मान का नाती, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का पोता, उस खानवादे का आदमी, वो उस तरह की सियासत करे जो उन लोगों ने की उस दौर में। नहीं, आज की सियासत जिस तरह हम पूरे चैलेंज के साथ सारे हिंदुस्तान के बीच में ये बात कहना चाहते हैं आपके जरिए से कि अफजाल अंसारी या मुख्तार अंसारी का इस पूरे मुल्क के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं पैदा है जो खड़ा होकर कह दे कि हमारा किसी से किसी जमीन का, जायदाद का, खेत का, बाग का, बिल्डिंग का, संपत्ति का कांग्रेस के कोई झगड़ा नहीं। कांग्रेस के जो बनारस के उम्मीदवार थे उनसे आपका क्या झगड़ा? हमारा जो झगड़ा है वो इस बात को लेकर के झगड़ा है कि अगर कमजोर लोग उनको सताया जाएगा और वो हमारी पनाह में आएंगे तो हम उनकी बका के लिए खड़े होंगे। आप लोगों ने एक पार्टी बनाई, कौमी एकता दल, बहुत जोर शोर से बनी, आपका थोड़ा सियासी असर भी दिखा, लेकिन अगर उसका ग्राफ देखें तो नीचे चला जा रहा है। और अभी पिछले इलेक्शन में जिस धूमधाम के साथ ये माना जा रहा था कि बनारस में आप लोग अपनी मौजूदगी का एहसास कराएंगे, उसके इतराफ में मौजूदगी का एहसास, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कहीं लगता नहीं है कि पॉलिटिकली आपकी पार्टी नॉन स्टार्टर हो गई? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं खुद इलेक्शन लड़ा था इस तूफान में जहां बड़ी बड़ी हंसियों का वजूद नहीं खत्म है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक सीट नहीं जीती। मुलायम सिंह के खानदान को समाजवादी पार्टी में मत गिनिएगा, उनकी पार्टी का एक मेंबर नहीं जीता, खानदान के लोग जीते। कांग्रेस पार्टी एक सीट नहीं जीती। सोनिया और राहुल को उस पार्टी से अलग करके, उनके खानदान को अलग करके बताइए, और ये दोनों खानदान जीता भी तो एक दूसरों को मदद करके। समाजवादी पार्टी ने समर्थन कर दिया सोनिया राहुल को, और सोनिया राहुल ने समर्थन कर दिया मुलायम सिंह को। दोनों ने अपने अपने परिवार की सीटें बचा ली, लेकिन दोनों ने इसका क्या सबूत है? जो बात आप कह रहे हैं इसका क्या सबूत? उन्होंने ऐलान करके कहा कि हम इस सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा समर्थन है इनके हक में। उन्होंने ऐलान करके कहा कि हमारा समर्थन है। आप सोनिया जी के लिए, सोनिया जी और राहुल जी के लिए ठीक है, लेकिन इन लोगों ने तो अरे इन लोगों ने तो दुनिया देखती रह गई। वो इतिहास हिंदुस्तान में बन गया कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए इस हिंदुस्तान में लीडर पैदा हुए, डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, लोहिया पैदा हुए, नेहरू पैदा हुए, लेकिन कोई पार्लियामेंट में निर्विरोध आया है? उसी उत्तर प्रदेश से निर्विरोध जीत करके डिंपल यादव आई है, बिना समर्थन के। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि जहां बड़ी बड़ी पार्टियों के वजूद खत्म हो गए, एक तरह से जनता को हिप्नोटाइज किया गया। कांग्रेस का तर्ज हुकूमत जो था वो लोगों को निराश कर चुका था, और एक सब्ज बाग जो दिखाई गई, 280 लाख करोड़ रुपया विदेशों में धन जमा है, हम लेके आएंगे।
अब लाख की बात खत्म, 280 लाख तो छोड़िए, 1 लाख करोड़ भी नहीं। अब खुद कहते हैं लोग कि वो हजारों में सिर्फ है, और वो भी नाम सूची जो आ रही, आधे लोगों के खाते में पैसा नहीं है। तो देश की जनता को तो धोखा दिया गया। एक परिवर्तन था, एक लहर थी, इससे पहले भी कई बार क्रांति हुई। उस लहर का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ा। लेकिन सुनिए, 1,64,000 वोट हमें मिला है और 1,65,000 वोट मुख्तार अंसारी को मिला है। हमारी वकालत में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नहीं थी। हमसे कम वोट पाया है बहुजन समाज पार्टी ने बलिया सीट पे, रिकॉर्ड मंगा करके देखिए। हमने अपनी औकात के हिसाब से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले हम हारे हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इनको हमने आज भी हराया है अपने क्षेत्रों में। आप देखिए। तो यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अफजाल अंसारी साहब से यूपी की सियासत पे और इन लोगों के सियासी मुस्तकबिल के बारे में बातचीत करेंगे। लेते हैं ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल अंसारी साहब। वो बता रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो पिछला इलेक्शन हुआ उसमें जाहिर सी बात इनको भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इनका दावा है कि इनकी जो हार हुई भारतीय जनता पार्टी से हुई, ना कि वहां की जो सूबाई पार्टी है, इलाकाई पार्टी है, उनसे हुई। उनसे ज्यादा वोट इनको आया। लेकिन सवाल ये उठता है अफजाल साहब कि ये तो हो गया, अब 2017 की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पे पूरे मुल्क की, बल्कि बाहर के मुल्कों की भी नजर लगी हुई है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी किस तरह का इलेक्शन लड़ती है और क्या यहाँ की जो इलाकाई पार्टी है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, वो उनको टक्कर दे पाती है। आप लोग इस पूरे इलेक्शन में, 2017 के इलेक्शन में किसी के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे? देखिए, ये तो फैसला पार्टी के लोग करेंगे, लेकिन अभी जब 14 अगस्त को इजलास हुआ तो उसमें ये बात तय हुई कि पार्टी अपनी ताकत बढ़ाएगी और पार्टी को पूरे यूपी में फैलाने की अभी कोशिश नहीं की जाएगी। सिर्फ पूर्वांचल के 10 जिलों को टारगेट किया गया कि यहां मजबूती से पार्टी अपना चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। और अभी पंचायतों के चुनाव में ग्राम प्रधान का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, ये सारे चुनाव लड़े जाएंगे और उसकी तैयारियों के हिसाब से हमारे लोग कर रहे हैं काम। अब सवाल ये है कि 2017 में क्या करेंगे। एक शुरू हुई है बातचीत, वो शुरू हुई है खास तौर से दिल्ली में। अभी कुछ दिनों पहले अखबारों में आया कि कई बड़ी सियासी ताकतें एक जगह इकट्ठा हुई। नीतीश कुमार भी आए, लालू प्रसाद भी आए, मुलायम सिंह जी भी थे और भी कुछ लोग। लेकिन क्या आप समझते हैं कि वामपंथियों को दरकिनार करके हिंदुस्तान में कोई तीसरा मोर्चा सही मानों में? नहीं तो आपने ये कैसे माना कि वामपंथी उसमें नहीं साथ आएंगे? मेरी वामपंथियों से बातचीत हुई है अभी तक, उस दिन तक तो नहीं थे। नहीं, उन लोगों ने खैर मकदम किया है। इस तरह के किसी कदम का सब खैर मकदम करेगा। इस तरह के किसी अच्छे कदम का सब खैर मकदम करेगा। चलिए आपसे सीधा पूछते हैं कि अगर वाम दल भी, बाएं बाजू की जमात है, वो भी इसको ज्वाइन करती है तो क्या कौमी एकता दल भी उस तरह के किसी महाज का हिस्सा बनेगा? देखिए, अभी तो कौमी एकता दल को हो सकता है चुनाव आयोग ने एक सियासी जमात का दर्जा दे दिया, लेकिन अभी जो पार्टियां हैं वो थोड़ी हमें अपना किसी तरह से मान्यता देने के हक में। नहीं, आपकी ताकत का सबको अंदाजा है। अंदाजा होते हुए वो मान्यता देने के हक में नहीं है। अगर वो हमें मान्यता देंगी तो हम भी चाहेंगे कि वोटों का बंटवारा न हो और एक मुहाज बने, लेकिन वजूद को तस्लीम करते हुए। अगर कोई इस, यानी आप अपने वजूद के ऊपर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। आपकी जो सियासी शख्सियत है उसके ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं करना चाहते। हम कोई शौक से राजनीति नहीं कर रहे हैं। मेरे बाप दादा ने मुल्क को आजाद कराने से लेकर और आज तक की सियासत में हमेशा अपना किरदार अदा किया है और लोगों को हक है अगर सियासत में हिस्सा लेने का, तो हमें भी हक है कि हम सियासत में। जरूर हक है आपको। लेकिन ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मंजरनामा होगा 2017 के इलेक्शन में अगर ये जमात? देखिए, बहुत ही खतरनाक हद तक भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नए नए शगुफे छोड़ रही है और हमारे सूबे की आवाम नई बातों को तवज्जो देती है। अब एक बात नई आई, झाड़ू उठाओ सफाई करो। हालांकि जल्दी इसकी कलई उतर जाएगी, लेकिन अभी है। अरे भाई, सफाई में तो कोई बुराई नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात नहीं समझ में आती कि क्या सफाई का तरीका है। गंगा की सफाई का अभियान क्या तरीका है?
रोज हजारों की तादाद में कारखाने से बह करके उसी गंगा में चली जाएगी। अभी एक नया शगुफा छोड़ दिया गया, हम नशा मुक्त करना चाहते हैं इस देश को। लगता है कि जैसे उनके मुंह से गांधी जी बोल रहे हों। तो ये तो अच्छी बात है। अरे बहुत अच्छी बात है, स्वागत करने की बात है, लेकिन उससे पहले ये ऐलान करना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो लाइसेंस देते हैं शराब बेचने का, जो फैक्ट्रियां चलाते हैं जिससे टैक्स लेते हैं शराब बेच के सरकार चलाने का, हम उन कारखानों को भी तो बंद करेंगे। अफजाल अंसारी नशे की चीजें हम बनाएंगे, पीने वाला न पिए। गुजरात में पूरे तौर पर नशाबंदी है, वहां शराब नहीं बिकती। हाँ, तो शुरू करे ना, इसी दिल्ली में करके देखा दे। इसी दिल्ली में शाम होने के बाद अल्पमत में हो जाएंगे, ये हालत है, अल्पमत में हो जाएंगे। आज वो ये बहुमत की सरकार शराब पे अल्पमत में हो जाएगी। वो तहजीब याफ्ता समाज का एक हिस्सा बन चुकी है। करें, बहुत अच्छी बात है, करें, लेकिन गांधी जी का नाम नहीं, आपको सियासी मंजरनामा क्या लगता है जाना, किसके बीच में टक्कर होगी, किसके बीच में मुकाबला होगा उत्तर प्रदेश में 2017 में? अब जितना ज्यादा जो आवाम के बीच में उसको बहलाने वाली नए शगुफे, नई बातें रख सके। अभी तो मोदी साहब लगता है कि अभी उससे पहले इलेक्शन तमाम हो रहे हैं, इसमें आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले यूपी में गए थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक इनको वहां पर अवाम ने तस्लीम नहीं किया। बिहार में भी नहीं किया जी, बिहार में भी नहीं किया, यूपी में भी नहीं किया। और अगर मुहाज बना के आएंगे लोग तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मुहाज नहीं बन पाएगा ना, मुहाज नहीं बन पाएगा अगर आप लोग सारे लोग अपनी अडपली अपना राज अला पाइएगा। आप अलग हो जाएंगे, दूसरे अलग हो जाएंगे, हर आदमी अपनी सियासी बिसात बिछाएगा, तो फिर महाज तो नहीं बन पाएगा। इसके लिए बड़े लोगों को दिल बड़ा करना पड़ता है। छोटा तो छोटा है ही, लेकिन बड़े लोगों का तो दिल बड़ा होना चाहिए। अगर बड़े लोग आपसे पूछें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, उसका एक बहुत बड़ा वजह यह रहा कि छोटी छोटी पार्टियों को साथ जोड़ा। चाहे यहाँ अपना दल हो, चाहे बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे लोग, और उनके वोटों के बल पे जीत के आए। वही सूरत हाल उत्तर प्रदेश में भी है। अगर आप लोग सारी पार्टियां एक साथ वाले एक बार इसकी पहल करें तो सब लब्बैक कहने के लिए तैयार है। बड़े दिल वाले अपना दिल बड़ा करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग सियासत में कई गुना चालाक हैं इन लोगों से। वो उस पार्टी को जिसके पास सिर्फ एक मेंबर था असेंबली में, पार्लियामेंट की 2 सीटें दे दिया, प्रतापगढ़ की भी और मिर्जापुर की भी। बिहार में जिसके पास कुछ नहीं था उसको 3 सीटें दे दिया। लालू जी की सीट छोड़ के भागने वाले को भी बुला के टिकट दे दिया, अब वजीर बना दिया। अब तमाम देख लीजिए, रामविलास पासवान के साथ जो उन्होंने यहां पर ला करके उदित राज को खैर अपने में शामिल ही करके सही, लेकिन उन्होंने तवज्जो दी, उनको साथ में जोड़ा और उसकी वजह से कामयाबी हासिल किया। लेकिन यहां ये नहीं है, यहां बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाने वाली। अगर आपको मौका मिला तो आप उत्तर प्रदेश की किस जमात के साथ जाना पसंद करेंगे, भारतीय बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में तमाम बहुत सी चीजों में फर्क है। एक तो बहुजन समाज पार्टी पे कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है, और समाजवादी पार्टी मैं ये भरोसा कर सकता हूं कि किसी कीमत पर वो फिरका परस्त ताकतों से की जमात में नहीं जाएगी। ये नहीं हो सकता बहुजन समाज पार्टी के साथ। ये एक मजबूत बयान नहीं दे सकते बीजेपी के खिलाफ। बहुजन समाज पार्टी 3 बार उनके साथ मिल चुके हैं, इनके साथ गुजरात में जाके प्रचार कर चुके हैं। यहां भी मुसलमानों को ये डराने की कोशिश की जाती है, अगर वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। ये कहने की कभी कोशिश नहीं की जाती है कि बीजेपी उसकी नीतियां गलत हैं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, कभी उनके साथ नहीं जाएंगे, और हमने जो पिछली गलतियां की हैं वो कभी नहीं दोहराएंगे। आज तक ये इन्होंने नहीं कहा। ये लोग समझते हैं कि आवाम भूल चुकी है, खासतौर से समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी इनके साथ कभी न गई न कभी जाएगी। यानी अगर आपका पूरा यकीन है कि साथ होगा आने वाले मुस्तकबिल में, तो समाजवादी का साथ हो सकता है। अगर उन्होंने अपना बड़कपन दिखाया, अगर उन्होंने अपना बड़कपन दिखाया तो हम उनका खैर मकदम करेंगे।
आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश का आने वाला इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? मुसलमानों की क्या रोल रहेगी उसमें? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट का बहुत बड़ा रोल हमेशा रहा, अब भी रहेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ से, वही तो बढ़ गया ना, तो भरम बन गया था। अब फिर दिल्ली में बैठ गए मोदी साहब, तो अब इस वक्त तो कहिए मत, अपने आप लाइन बन जाएगी। लेकिन एक बात ये दिखाई देती है कि जो सियासी पार्टियां हैं वो जो सिर्फ मुसलमानों को और ये जो आपके चैनल्स वाले हैं, सिर्फ मुस्लिम वोट, इस पर जो पहले से तकरार शुरू होती है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को बड़ा फायदा मिलता है। अब यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिल करके किसी सियासी जमात के साथ इलेक्शन लड़ा जाए तो फायदा होगा। कमजोर लोगों को साथ लेकर, अच्छे लोगों को साथ लेकर चला जाए, अच्छाई और बुराई की बात किया जाए। ये झूठ बोलने वाले हैं, ये जनता को धोखा देने वाले और ठगने वाले हैं। ये बेरोजगारी दूर करने का नारा देकर के आए थे, ये रेल का टिकट बढ़ाए थे, क्यों नहीं ऐलान कर देते? हिम्मत है इसी बजट में ऐलान करें कि डीजल का दाम सस्ता हो गया, रेल का किराया हम घटा रहे हैं जो बढ़ाए थे। हिम्मत है तो ऐलान कर दें। ये नहीं ऐलान होगा, जो बढ़ गया बढ़ गया। अब आप लोग पता नहीं कौन सा गणित लगाते हैं, दिखाते रहते हैं महंगाई इतने % घट गई। अरे आज तक हमारी जिंदगी में हमें याद नहीं है कि आलू जो है 35 रुपए किलो बिकेगा, टमाटर जो है 50 रुपए 60 रुपए, प्याज बुरा हाल, कौन सी चीज सस्ती है? गेहूं 18 रुपए किलो, चावल मोटे से मोटा चावल खरीदने जाइए 20 रुपए किलो, कौन सी चीज सस्ती है? आपको ये लगता है कि ये सारी चीजें अगले जो इलेक्शन होगा उसमें मुद्दा बन सकती हैं? बिल्कुल मुद्दा बन सकती है। लोगों में एक बेचैनी तो है ही, लेकिन हर एक महीने के बाद एक नया झूठ बड़े स्टाइल से बोल दिया जाता है, लोग उसमें फंस जाते हैं। अब उस वक्त देखते देखते जब तक अभी दिल्ली वाला पार हो जाएगा, कश्मीर वाला पार हो जाएगा नए झूठ पे, अब फिर शुरू हो जाएगा कोई नया झूठ, फिर उत्तर प्रदेश के लिए कोई नया मुद्दा, फिर कोई नया। अब शर्म ही नहीं आती कि 280 लाख करोड़ रुपया बार बार कहने वाले ये बाबा रामदेव बोलती बंद है। कहां है 280 लाख करोड़? क्यों 1000 करोड़ था तो तुमने 280 लाख करोड़ कहा? क्यों नहीं नाम आप जाहिर कर देते कि वहां पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का? मैं एक माने में सोनिया गांधी को हिंदुस्तान की राजनीति में इस दौर का सबसे बड़ा कैरेक्टर का राजनीतिक मानता हूं आज भी। आप बड़ी बात कर रहे हैं, क्यों कहते हैं आप? इसलिए मानते हैं कि आज के दौर में एक प्रधान का पद भी कोई छोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ इस हिंदुस्तान में। वो अकेली ऐसी लीडर है जिसको वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने से दुनिया की कोई की ताकत रोक नहीं सकती थी, लेकिन उसने त्याग किया, उसने त्याग किया। और अब पुत्र मोह में तो राष्ट्र आंख से अंधा था, अकल से भी अंधा हो गया। तो पुत्र मोह में ये भी कोई चूक करती जा रही, अलग बात है। अपनी बेटी को अगर इजाजत देती कि या मैदान में तू तो बेहतर उत्तराधिकारी होती। नाज़रीन, अभी आप बातचीत देख रहे थे अफजाल अंसारी साहब। इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती 2017 के असेंबली इलेक्शन के जो नतीजे होंगे उत्तर प्रदेश में उससे ही शुरू होगी और उसके बाद पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी का जो जवाल है वो शुरू हो जाएगा। इसमें कितना सच है, इनके दावे में कितनी सच्चाई है, वो तो 2017 के बाद पता चलेगी। आज फिलहाल तकरार में इतना, अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।